बच्चों, स्वागत है आपका उत्तराखंड दूरदर्शन के ज्ञानदीप कार्यक्रम में। आज मैं अजय राणा पुनः उपस्थित हूँ आपके लिए कक्षा 8 NCERT गणित में अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना को लेकर के। बच्चों, आज इसमें हम चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व में हमने बहुभुजों, वक्रों और इनके जो आंतरिक कोण हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में जाना और इनके जो बाह्य कोण हैं उनके योग के बारे में जाना था और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया था। तो बच्चों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले रोज की तरह शुरू कर लेते हैं माइंडफुलनेस एक्टिविटी। बच्चों, जैसे आप जानते ही हैं, इसमें आपने सबसे पहले सीधे बैठ जाना है, सीधी कमर और आंखें बंद कर लेनी है और लंबी लंबी सांसें लेनी है। सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अपनी आती जाती सांसों पे आपने ध्यान केंद्रित करना है। बच्चों, इस एक्सरसाइज से आपकी मानसिक शक्ति, मानसिक जो क्षमता होती है उसमें विकास होगा और आपकी जो विषय को समझने की शक्ति है वो बढ़ेगी। तो आपने बच्चों रोज़ ये एक्सरसाइज 2 से लेकर 5 मिनट तक ज़रूर करनी है। और अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, आज का पाठ, चतुर्भुजों को समझना। समझना में चतुर्भुजों के प्रकार को लेकर के। बच्चों, चतुर्भुज जो है वो उसकी भुजाओं और कोणों की प्रकृति के आधार पर उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। आपने देखा होगा चतुर्भुज तो है बहुत सारे, लेकिन जैसे मैं भी एक चतुर्भुज लेके आया हूँ बच्चों। ये देखिए, एक चतुर्भुज ये है, एक ये है और एक ये है तो सारे चतुर्भुज, लेकिन इनकी भुजाओं और इनके कोणों के आधार पे बच्चों ये सब अलग अलग हैं, इन सब के नाम अलग अलग हैं। तो आज इन्हीं से आपका परिचय कराएंगे कि चतुर्भुजों को अलग अलग किन नामों से जानते हैं। हम चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, चतुर्भुजों का जो वर्गीकरण है, हम चतुर्भुजों का जो वर्गीकरण है, चतुर्भुजों के प्रकार है, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उसके बाद 3 भागों के बाद जो चतुर्भुज आते हैं उनके फिर और भी उपभाग होते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं हम समलंब। समलंब आपने सुना क्या कभी इसका नाम? अगर नहीं सुना तो आज सुन लेना और इसकी विशेषताएं भी आज आपको बता देंगे किस प्रकार का चतुर्भुज होता है। और दूसरा चतुर्भुज हो गया पतंग। पतंग तो आपने सबने उड़ाई होगी, पतंग के बारे में आप जानते हैं, पर आपको मालूम था कि पतंग भी एक चतुर्भुज है? अब आप पतंग उड़ाएंगे तो उसे ध्यान से देखना, उसमें भी 4 भुजाएं हैं और 4 ही कोण होते हैं। और तीसरे प्रकार का चतुर्भुज हो गया समांतर चतुर्भुज। अच्छा बच्चों, अब इसमें से एक एक चतुर्भुज को लेकर के हम उनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं समलंब को। समलंब, ये समलंब कैसा चतुर्भुज होता है? समलंब ऐसा चतुर्भुज है जिसमें कि किन्हीं 2 भुजाओं आमने सामने की भुजाओं को सम्मुख भुजाएं कहते हैं। किन्हीं 2 सम्मुख भुजाएं, इसकी कोई 2 सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समलंब चतुर्भुज में, चतुर्भुज है तो 4 भुजाओं वाला होगा ही, ये तो आप जानते ही है ना, A, B, C, D। तो इसमें जो है कोई 2 सम्मुख भुजाओं का जोड़ा, कोई 2 सम्मुख भुजाओं का युग्म
समांतर होगा। अब देखिए ये जो तीर का निशान बनाया है ये समांतर को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। इस चतुर्भुज में ए बी भुजा समांतर है डीसी के। ए बी भुजा ये समांतर का निशान होता है। समांतर हम लिखते हैं ना गणित की भाषा में, कुछ चिन्हों को हम लिखते हैं, शब्द ना लिख करके चिन्ह लिखते हैं। तो ए बी समांतर डी सी, रेखाखंड ए बी अगर इस तरह से ऊपर एक बार लगा दिया तो इसका मतलब हुआ रेखाखंड। तो ये रेखाखंड ही है, भुजा है, रेखाखंड ए बी समांतर है डी सी के। तो इसको हम समलंब बोलते हैं। अच्छा, समलंब में आपने देखा क्या क्या शर्त है इसमें कि जो भुजाएं हैं, भुजाओं का कोई एक जोड़ा यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं होंगी, सम्मुख भुजाएं, वो समांतर होंगी। ये बस इसमें शर्त है। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जरूरी थोड़ी इस तरह का बने। बस 4 भुजाएं होनी चाहिए और उनमें सम्मुख भुजाओं का, जैसे ये वाली सम्मुख भुजाएं होगी, सम्मुख भुजाओं का एक्स वाई जेड, इसको हम एल बोल दिया। तो सम्मुख भुजाओं का कोई भी जोड़ा, कोई एक जोड़ा सम्मुख भुजाओं का समांतर होना चाहिए। तो इस तरह से भी बन सकता है। तो ऐसी ही एक आकृति मैंने आपके लिए, आपको दिखाने के लिए ये लाई थी। देखिए ये भी जो है, इसमें ये भुजा समांतर है, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है और बाकी ये भुजाएं समांतर नहीं है। अच्छा बच्चों, इसको जो है आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आपके पास में सेट स्क्वायर होगा ना, 3 सेट स्क्वायर, आप एक यहाँ रखिए, एक यहाँ रखिए और एक जिस तरह से, एक ऐसा रखिए, एक इसका उल्टा करके रख दीजिए और तीसरा ऐसे ही सीधा रख दीजिए। अगर आपके पास 3 नहीं है तो आप ऐसा कर लीजिए कि इसके आउटलाइन बना लीजिए। ऐसे आउटलाइन आपने बना ली इसकी, ये इस तरह से आउटलाइन बना लेंगे तो आपको 3 जो है सेट स्क्वायर की आवश्यकता भी नहीं होगी। एक ही सेट स्क्वायर से आपका काम चल सकता है। तो आप अपनी जो नोटबुक है उसमें इस तरह से बना लेंगे। नोटबुक में बड़े अच्छे से बनेगा। यहाँ थोड़ा जो है ये फिसल रहा है, लेकिन नोटबुक में बड़े अच्छे से बन पाएगा ये। अब देखेंगे 2 बार तो हमने रख दिया, अब तीसरी बार रख के देखेंगे इसको। ये देखिए, ये आप जो है इस तरह से 3 सेट स्क्वायर रखेंगे या एक ही सेट स्क्वायर को 3 बार रख करके इस तरह से लाइन खींच। तो अब इसमें क्या है वो देखो, देखो बच्चों, ये जो है, ये हाइट तो सब जगह बराबर है ना। इसकी हाइट का मतलब जो इनके बीच की दूरी है सब जगह बराबर है। और समांतर का मतलब तो यही होता है ना कि 2 भुजाओं के बीच की दूरी अगर सब जगह समान है तो उसको हम समांतर भुजाएं कहते हैं। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर भुजा है, लेकिन ये दोनों समांतर नहीं है। इनको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो मिलती कौन सी भुजाएं हैं? जिनके बीच की दूरी अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। इनके बीच की दूरी आगे जाके घटती जा रही है। तो बच्चों ये बन गई समलंब की आकृति। लेकिन इस आकृति में आप देखेंगे एक विशेषता और है। क्या विशेषता है? कि इसका ये वाली भुजा जो समांतर नहीं है, ये वाली भुजा जो समांतर नहीं है, ये भुजाएं क्या है? नाप में बराबर है। तो ये अलग प्रकार का समलंब हो गया। मतलब इस समलंब का हम एक और नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार के समलंब को, जिसमें जो है जो असमांतर भुजाएं, असमांतर जो पैरेलल नहीं है, पैरेलल बोलते हैं ना इंग्लिश में समांतर को, तो जो असमांतर भुजाएं हैं उनकी नाप एक समान हो, तो ऐसे समलंब को बोलते हैं समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु समलंब कहते हैं इसको। ऐसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु समलंब। अच्छा, आप समझ गए ना समद्विबाहु क्या हुआ? सम मतलब, सम का मतलब होता है बराबर। आपने पहले भी जाना होगा इसके बारे में। द्वि माने 2 और बाहु माने भुजाएं। तो ऐसा समलंब जिसकी 2 भुजाएं नाप में समान हो, उनकी जो मापें हो
वो समान हो। तो सम द्विबाहु, आप समझ गए होंगे, समान दो भुजाओं वाला समलम। समांतर भुजाएं तो हैं ही, उसके अलावा जो असमांतर भुजाएं हैं वो समांतर होनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे समद्विबाहु समलम। तो बच्चों समलम के बारे में आप जान गए होंगे कि समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। आप नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, जो मैं बोल रहा हूं दोबारा से बोल देता हूं कि समलम चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहेंगे जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। और चित्र आपने देख ही लिया। अब पतंग की बात करते हैं। पतंग किस तरह का चतुर्भुज होता है? तो बच्चों पतंग तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन पता आपको शायद आज चला हो कि ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, या इसके बारे में भी हमें सर पढ़ाएंगे। देखिए पतंग कुछ इस तरह से बनी होती है, आपने देखा होगा, ऐसे बनी होती है। तो कभी आपने पतंग में देखा कि उसकी क्या विशेषता होती है? आपने पतंग तो बहुत उड़ाई, लेकिन कभी उसकी विशेषता भी देखी, उसकी बनावट में किस तरह की विशेषता होती है, क्या गुण है उसके बनावट में। मान लीजिए ये पतंग है ए बी, इसके हमने ये शीर्ष बोलते हैं ना इनको, वर्टिसेस, तो इनके नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। पतंग में विशेषता ये है कि इसमें जो आसन्न भुजाएं होते हैं, अब आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? हालांकि आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं पहली कक्षाओं में, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। आसन्न भुजा वो होती है जैसे हमने ये डी ए भुजा शुरू की ना ऐसे, और यहाँ पे ख़त्म हो गई, और यहीं से दूसरी भुजा आरंभ हो गई, तो ये डी ए और ए बी आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न को हम पड़ोसी भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप पड़ोसी लिखेंगे पड़ोसी भुजाएं तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि गणित में जो पद होते हैं उनके नाम होते हैं, उन्हीं नामों से हमें लिखना होता है, समझाना होता है। तो डी ए और ए बी आसन्न भुजाएं। तो हाँ, मैं बोला था पतंग में अलग अलग दो आसन्न भुजाओं का एक युग्म होता है, और उनकी जो मापें होती हैं वो बराबर होती हैं। अब देखिए ए डी और ए बी, इन दोनों की मापें बराबर है। ये युग्म हो गया, युग्म मतलब जोड़ा हो गया आसन्न भुजाओं का। और दूसरा जोड़ा कौन सा होगा आसन्न भुजाओं का? डी सी और सी बी, इनकी नाप भी बराबर होती है। तो ये है जी पतंग। पतंग इस तरह की होती है। हालांकि मैं इसका एक छोटा सा चित्र, पतंग तो बड़ी होती है, तो मैं एक छोटा सा चित्र ये बना के लाया था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा आसन्न भुजा है, इन दोनों की माप बराबर होगी। और ये भुजा नीचे वाली भुजा और ये भुजा भी आसन्न भुजाएं, ये भुजा इससे लगती हुई है, तो इनकी दोनों की मापें भी बराबर होंगी। अच्छा, अगर हम ऐसा करें, पतंग के बीचों बीच लाइन खींच दें, तो इस लाइन को आप जानते हैं ना, विकर्ण कहते हैं। बता चुका हूं इसको पहले, मैं इसी लेसन में बता चुका हूं कि विकर्ण क्या होता है। तो इसको विकर्ण कहते हैं। एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया, जो डी से बी को मिलाता है, शीर्ष डी से। अब देखिए ये विकर्ण है ना, विकर्ण को अगर हम ऐसे मोड़ दें तो अरे हम देख रहे हैं ये तो ढक लिया, एक दूसरे को ढक लिया भुजाओं ने, यानी कि ये हो गई सर्वांग सम। तो ऐसे आकृतियों को जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती हैं उनको हम कहते हैं सर्वांग सम आकृति। लेकिन दो सर्वांग सम त्रिभुज बने तो ऐसे जब बीच में लाइन आती है, दोनों तरफ जो पार्ट हैं वो बराबर आ जाएं, तो उसे हम सममित रेखा भी कहते हैं। तो ये एक सममित रेखा, सिमेट्रिक लाइन हो गई। अच्छा, अब ये सममित रेखा आई तो अब एक विकर्ण और भी तो है, इसको हमने मोड़ा तो यहाँ भी एक लाइन आ गई। अच्छा, जब ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो आपने देखा यहाँ पे एक कोण बन रहा है। अगर इस कोण को आप सेट स्क्वायर से नापें, सेट स्क्वायर तो आपके पास होगा ना, सेट स्क्वायर के जो इसको बोलते हैं बच्चों सेट स्क्वायर, आप जानते ही होंगे ना। तो इस सेट स्क्वायर का ये वाला कोना 90 डिग्री का है। ये सेट स्क्वायर आप जानती हैं ये 45, 45 और 90 का है। तो इसका जो ये वाला कोना है ये है 90 डिग्री का। तो इसको हमने यहाँ रखा, तो अगर ये इसमें बिल्कुल फिट बैठता है तो हम कहेंगे कि ये एंगल 90, देखिए फिट बैठ रहा है ना, तो ये एंगल 90 का है। इसका मतलब
जो पतंग है, पतंग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। और लंब क्या होते हैं भाई? लंब भी तो ऐसे ही बोलते हैं, जो 90 डिग्री होता है उसे ही लंब कहते हैं हम। जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, उसी को हम लंब कहते हैं। तो हम इसको कहेंगे कि पतंग के विकर्ण जब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में। अच्छा, समद्विभाजित ये वाला तो हो जाएगा, ये वाला तो समद्विभाजित हो जाएगा विकर्ण, लेकिन ये समद्विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी कम है, एक विकर्ण हो जाएगा समद्विभाजित। तो हम क्या देंगे? प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित नहीं बोलेंगे, नहीं तो समद्विभाजित दोनों के लिए आएगा। तो हम कहेंगे पतंग के विकर्ण जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद, ये शब्द सुना ही होगा आपने, प्रतिच्छेद। जानते हैं ना प्रतिच्छेद क्या होता है? भाई एक भुजा ये है, उसको ऐसे दूसरी भुजा ने काट दिया, तो इसको कहते हैं हम प्रतिच्छेद, और ये वाला बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद किया तो जो कोण बना, ये बना 90 डिग्री का। तो हम कहेंगे कि पतंग के विकर्ण जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वो लंब बनाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पतंग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब बच्चों, पतंग के बारे में तो आपने जान लिया, अब एक तीसरे प्रकार का चतुर्भुज भी है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। उसका नाम क्या है? समांतर चतुर्भुज। जैसे कि इसके नाम से ही लगता है कि इसमें कुछ समांतर जैसी कोई चीज होगी। तो समांतर क्या हो सकता है? समांतर तो भुजाएं होती हैं, तो इसका मतलब इसकी भुजाएं समांतर होंगी, लेकिन कौन सी वाली, वो अभी बताते हैं आपको। समांतर चतुर्भुज। बच्चों, आपने देखा होगा कि चतुर्भुज एक चौकोर आकृति आपने समझी होगी कि ये लेकिन अगर इसको जानेंगे तो आपने देखे कितने प्रकार के चतुर्भुज हो गए। अभी ये यही खत्म नहीं हुए, समांतर चतुर्भुज के भी कई भाग हैं, उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। पर फिलहाल अब समांतर चतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है भाई? समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख क्या हो गया भाई? सम्मुख उसे कहते हैं जो आमने सामने हो, अपोजिट साइड्स। आमने सामने तो आप जानते हैं ना, जैसे एक बच्चा खड़ा है तो दूसरा बच्चा भी उसकी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए, तो यही तो हुआ ना आमने सामने। तो ऐसे ये एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है। इस भुजा का नाम है चतुर्भुज ABCD में हम देख रहे हैं कि इस भुजा का नाम है AC और दूसरी भुजा क्या है? BC। तो ये दोनों क्या हैं? सम्मुख भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं हैं बेटा? सम्मुख भुजाएं हैं। और ये सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये निशान उसका समांतर का है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना आपने आपको, तो कि AC भुजा जो है समांतर हो गई BC भुजा के। इसी तरह से सम्मुख भुजा तो ये और ये भी होगी, ये भी तो एक दूसरे के आमने सामने। तो हम ऐसे भी बोलेंगे कि AB समांतर है किसके? अच्छा, ABCD तो लिखा नहीं है, D लिखना था ना, कहीं गलत ना कर दिया हो। AD, हाँ D लिखना था बेटा, 2 बार हमने CC लिख दिया। तो AD समांतर है BC के, तो AB समांतर होगी DC के। तो इस तरह से जो सम्मुख भुजाएं, इसके सम्मुख ये, इसके सम्मुख ये, सम्मुख भुजाओं का जोड़ा जो है एक दूसरे के समांतर होता है। तो ये होता है जी समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का एक जो है मैं चित्र भी आपके लिए बना के लाया था। इस तरह का जो कुछ समांतर चतुर्भुज होता है, देखिए ऐसे, मतलब किसी भी तरह ऐसे भी हो सकता है समांतर चतुर्भुज। ये भी तो समांतर चतुर्भुज है भाई। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होनी चाहिए। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा समांतर होनी चाहिए। समांतर का निशान इस तरह का होता है, ये तो बराबर का निशान लगा दिया ना, ये समांतर होनी चाहिए आपस में। कोई भी आकृति आप ऐसे बना लीजिए, ये भी तो समांतर चतुर्भुज बन गया। मतलब समांतर तो आप जानते हैं ना, इन भुजाओं के बीच की दूरी सब जगह बराबर होनी चाहिए। इन्हें कितना भी लंबा आप लेके चले जाएं, ये जो है कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे कि रेल की पटरियां होती ना बच्चों, समांतर होती हैं। रेल की पटरियां आपने देखी होंगी, ऐसे होती ना, ऐसे करके। कहीं आगे जाके ऐसा होता है कि मिल जाती हैं ऐसे रेल की पटरियां, ऐसे नहीं होता ना। तो ये तो समांतर नहीं है, समांतर ये है। तो ऐसा होता है बच्चों समांतर। अच्छा, अब समांतर चतुर्भुज के
क्योंकि आपका जो ये लेसन है, आपका जो कोर्स है, इसमें समांतर चतुर्भुज के बारे में ज़्यादा बताया हुआ है। तो बाकी समलंब और पतंग को हम यही छोड़ते हैं और लेके चलते हैं समांतर चतुर्भुज को आगे। समांतर चतुर्भुज के हम देखेंगे इसके अवयव, एलिमेंट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। समांतर चतुर्भुज में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। समांतर चतुर्भुज के अवयव, समांतर चतुर्भुज के क्या अवयव, अवयव क्या होते हैं? अवयव हम तो जैसे किसी के हिस्से होते हैं ना, अंग होते हैं, अवयव, उसी को हम अवयव बोलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो अंग हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, तो इंग्लिश में यदि हम इसे बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ पैरालेलोग्राम। समांतर चतुर्भुज को पैरालेलोग्राम कहते हैं और समलंब को बोलते हैं ट्रेपेजियम, और पतंग को तो आप सभी जानते होंगे, काइट बोलते हैं। तो इसके अवयव जान लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ए बी सी डी, नाम तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो ए बी सी डी सिंपल लगता है, तो इसी को हमने नाम रख लिया इसका। अब समांतर चतुर्भुज में क्या बताया था अभी? सम्मुख भुजाएं। तो सम्मुख भुजाएं क्या है भाई? ए बी, क्योंकि बार बार आपसे ये कहा जाएगा इसकी सम्मुख भुजाएं ये हैं, और आपको यदि मालूम नहीं है सम्मुख क्या है तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। तो ये जान लेना जरूरी है कि सम्मुख क्या है। ए बी के सम्मुख भुजा है ए बी, और रेखाखंड कौन सा? डी सी। ये रेखाखंड का निशान है बेटा। तो रेखाखंड ए बी और रेखाखंड डी सी, ये क्या है? सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको तो हम कहेंगे अपोजिट साइड्स। अब देखिए, ये भी तो है एक सम्मुख भुजा, ए डी के सम्मुख बी सी है, तो दो हो गई ना सम्मुख भुजाओं का जोड़ा, कि एक ए डी और बी सी, तो ये सम्मुख भुजाओं का जोड़ा हो गया। तो ये आपने जानना जरूरी है कि इसके समांतर चतुर्भुज क्या क्या अंग हैं। इसके अलावा आप जानेंगे सम्मुख कोण, भुजाएं हैं तो कोण भी तो सम्मुख होंगे ना। ये देखिए, बी के सम्मुख डी है, ए के सम्मुख सी है, तो ये सम्मुख कोण है। तो हम बोलेंगे कोण ए और कोण बी तथा कोण ए, बी नहीं बेटा, ए के सम्मुख तो सी है ना, कोण सी, और कोण डी और इसके सम्मुख क्या है? बी, कोण बी, ये क्या है? सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाओं से आप परिचित हो गए। अब किसके बारे में जानेंगे? अब एक और भी, दो और भी अवयव हैं इसके बारे में जानेंगे, वो होती हैं आसन्न भुजाएं और आसन्न कोण। अब ये आसन्न भुजाएं क्या हो गई? अभी तो बताया था ना थोड़ी देर पहले कि जहाँ एक भुजा हमने शुरू की है, ये देखिए, और जहाँ ये ख़त्म हुई वहीं से जो है दूसरी भुजा चालू हो गई, तो इसको हम बोलेंगे आसन्न भुजा। तो हम कहेंगे कि ए बी और ये ए बी, ये अनुदिश चल रही ना, मतलब इसके ए बी ये डायरेक्शन है ना, और ये दूसरा डायरेक्शन है बी सी। ए बी और बी सी क्या है? ये आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं। अंग्रेजी में इनको बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स। ये देखिए, इसके आसन ये है। अब आप इसके आसन भुजा ये भी है, क्योंकि इधर से हम देखने लगे अगर इसको, तो ये ख़त्म हुआ यहाँ से और यहाँ से दूसरी शुरू हो गई, तो ये आसन भुजाएं होगी। अब इसी तरह से आसन कोण भी होते हैं। अब आसन कोण क्या होते हैं? आसन भुजाएं कई सारी हैं, मैंने जो है 2 लिख दी, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ ये ख़त्म हुई ये शुरू हो गई,
तो AD और DC भी आसन्न भुजा हो गई। अब आसन्न कोणों के बारे में जान लेते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं? देखिए ये कोण है ना, और ये कोण है, बीच में क्या है? ये भुजा है। अगर किसी भुजा के दोनों अंत्य शिरे होते हैं, जो क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट होते हैं, उन पे अगर कोण बने हों तो वो आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है ना? तो कोण A और कोण D ये भी क्या हो गए? आसन्न कोण हो गए, आसन्न कोण हो गए। कोण भी लिख देते हैं, आसन्न कोण हो गए। ठीक है ना? अगर समझ में नहीं आया आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये एक भुजा है, एक रेखाखंड है, इसमें यहाँ भी कोण है, इस एंड पे भी कोण है और इस एंड पे भी कोण है। तो ये कोण और ये कोण, रेखाखंड के दोनों एंड पे कोण है ना, तो ऐसे कोण को हम बोलेंगे आसन्न कोण, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एडजेसेंट एंगल। तो अब देखिए D और C ये भी तो आसन्न कोण है, C और B ये भी आसन्न कोण है, क्योंकि इस भुजा के दोनों सिरों पे ये, दोनों एंड्स पे ये बने हुए हैं। अब एक चीज़ और है इसमें, समांतर चतुर्भुज में एक बात और है, क्या? विकर्ण। विकर्णों के बारे में भी पढ़ा था ना हमने, तो विकर्णों के बारे में भी जान लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण देखिए, ये विकर्ण हो गया इसका, ये विकर्ण हो गया, कितने विकर्ण हो गए? 2 विकर्ण हो गए, है ना? तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो नाप में बराबर तो नहीं होते, लेकिन जब वो काटते हैं एक दूसरे को तो वो समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब अभी बताया ना आपको, समान 2 भागों में बांटते हैं। इस विकर्ण ने इस विकर्ण को काटा तो जितना हिस्सा इधर है उतना ही हिस्सा इस विकर्ण का इधर होगा, इस विकर्ण का जितना हिस्सा इधर है उतना ही हिस्सा इसका इधर होगा। तो बच्चों आपने आज जो है समांतर चतुर्भुज के अवयवों के बारे में जाना, इसकी भुजाओं के और विकर्णों और कोणों के बारे में जाना, और इसके अलावा आपने जो है चतुर्भुजों के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी जाना। तो बच्चों इससे संबंधित जो भी क्रियाकलाप है वो आप अपने घर में करके भी देखेंगे। विभिन्न प्रकार के समांतर चतुर्भुजों की कटिंग बनाएंगे, पतंग की कटिंग बनाएंगे और उन्हें देखेंगे। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के आप जब विकर्ण देखते हैं ना, तो ये बना लीजिए, ऐसे मोड़ लीजिए इसको ऐसे करके, और ऐसे किनारों से मोड़ लीजिए। अब नाप के देख लीजिए कि ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो जो मैंने बताया सही है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बच्चों इसमें प्रश्नावली भी है, उस प्रश्नावली को हम अगले सेशन में करेंगे। और आप ये जो कार्यक्रम है ज्ञानदीप कार्यक्रम, उम्मीद कर रहे हैं कि इसको आप रेगुलर देख रहे होंगे। और यदि आपसे ये कार्यक्रम किसी कारणवश मिस हो जाता है तो आप DD उत्तराखंड के YouTube चैनल पर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में।